का इतिहास जो गौरवशाली रहा है। आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी, वो पूरे विश्व में एक सुंदर और सुसज्जित सभ्यता के रूप में विकसित हुआ था और दुनिया को सबसे पहले राह दिखाने का, रास्ता दिखाने का काम किया। ये सभ्यताएं 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का माना गया है। जैसे जैसे लोग विकास की ओर बढ़ते गए, सभ्यताएं डेवलप करती गई, विस्तार होती चली गई, तो सिंधु सभ्यता के ऊपर जिस तरह से प्राकृतिक रूप से वहां जो आपदाएं आई एवं कुछ बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा इस सभ्यता को नष्ट किया गया, उसके बावजूद भी हमारी जो सबसे प्राचीन और विश्वविख्यात सभ्यता जो देखी जाती है, आज भी हम लोग उसी सिंधु सभ्यता के अंशों को देखते हैं जो प्राकृतिक रूप से संपन्न थी। आप सोच सकते हैं कि आज से 4,500 वर्ष पूर्व हमारे सिंधु घाटी के लोगों ने जिस तरह से नगर बसाने का काम किया और वहां की जो रहन सहन, वहां की जो व्यवस्थाएं थी, आपसी भाईचारा और एक दूसरे के साथ समानतावादी विचारधारा के साथ लोग रहते थे, जो पूरे विश्व विख्यात था। जैसे जैसे विकास आगे की ओर बढ़ते गया, हमारी सिंधु सभ्यता को नष्ट हो गई और 1500 बीसी के बाद जब वो सभ्यता नष्ट हो गई तो लोग वहां से पलायन करके मैदानी भागों में चले आए और उस काल से जो एक मानव का सुसंगठित और सुचारू रूप से एक जीने की जो कला थी, वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में जो एक संगठित रूप से सभ्यताएं डेवलप हुई और जिस काल को कहा गया है कि वह एक वैदिक काल। वैदिक काल जो ऋग्वेद से शुरू होता है। ऋग्वेद में इंसान को मानवता की सारी कायदे कानून पाई गई, जिससे लोग आपसी भाईचारा और मिल्लत के साथ रहा करते थे। जैसे जैसे ये सभ्यता डेवलप करते गया, 1000 ईसा पूर्व के बाद उत्तर वैदिक काल में लोगों में बहुत ज्यादा विकास डेवलप हुआ और वहां से आपसी द्वंद्व शुरू हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों के बीच में सभी लोगों के कार्य के बंटवारा उनके एक सीमित कार्य के आधार पर हुआ करता था, जो उत्तर वैदिक काल में आकर के उस कार्य को जन से जोड़ दिया गया और आपसी भाईचारगी में वो संबंध नहीं रहने के कारण आपसी द्वंद्व शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल की 6वीं शताब्दी में
जब समाज के अंदर लोगों के रहन सहन की जो व्यवस्थाएं आई, उसमें बहुत सारे विचारक, बहुत सारे जो है विद्वान लोगों ने अपना मत देने का काम किए। इसी काल में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोगों ने एकत्रित होकर के जनपद का निर्माण किया और एक जनपद के तहत अपने जीवन को सुसंगठित ढंग से व्यतीत करने लगे एवं रास्ता दिखाने का कारण, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे विद्वान जो दार्शनिक थे, जिसमें भगवान महावीर का भी नाम आता है, जो 24वें तीर्थकर थे, उन्होंने भी लोगों को रास्ता दिखाने का काम किए। साथ ही साथ पूरे दुनिया को जो रास्ता दिखाने का काम किए, तथागत गौतम बुद्ध ने, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित किया गया। आप जानते हैं कि उन्होंने मानवता के सही ज्ञान के खोज में जब वे अपने पूरे राजपाट को छोड़ करके, त्याग करके ज्ञान के लिए निकले, तो बोध गया के अंदर उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुई, वे लोगों को एक रास्ता दिखाने का काम करने लगे। साथियों, ये भारत की वो धरती है, भारत की वो भूमि है, जिसने पूरे दुनिया को बौद्धिकता से अवगत कराने का काम किया। उस बौद्धिकता का पाठ उन्होंने दूर दूर तक मुल्कों में जाकर के दिए। उन्होंने कहा कि किसी बात को तर्क की कसौटी पर जब तक वो सही नहीं पाया जाए, तब तक वैसी बातों को मत मानो। किसी बात को जानो तब मानो, इसलिए मत मानो कि ये सदियों से ये परंपराएं चली आ रही है। उन्होंने एक वैज्ञानिक विचारधारा दिया, जो वैज्ञानिक विचारधारा पूरे दुनिया में फैली, और उन्होंने कहा कि जानो तब मानो। ये दुनिया का एक अनमोल विचारधारा थी, जिसे बाद में आकर बड़े बड़े राजाओं ने इस विचारधारा को अपनाए और उस विचारधारा से लोगों को चलाने का, संचालित अपने राज्य को करने का काम किया। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिंदुसार जो मगध साम्राज्य के राजा थे, उन्होंने अपने यहाँ उनको बैठाकर उनके ज्ञान को हासिल किया और इंसानियत का जो पैगाम था उन्होंने लोगों के बीच में दिया। आप उसके बाद जो एक एक कारवां आगे बढ़ते गया, आप उस प्राचीन इतिहास का एक गौरवशाली इतिहास है, मौर्य काल का इतिहास। आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट जब यहाँ के मगध के राजा नंदवंश के काल में घनानंद ने अपने सभा के बीच ज्ञानी और बहुत ही विचारवान दार्शनिक व्यक्ति चाणक्य के अपनी भरी सभा में जिस तरह से अपमानित करने का काम किए थे, और उन्होंने अपने राज्य से बाहर निकाल, भारत में एक इस्लामिक जी ने अपनी बुद्धि से उन्हें कहा, महाराज, मैं आपके राज्य को
स्वयं त्याग कर जा रहा हूं, क्योंकि आप जैसे राजाओं के राज्य में हमारे लिए रहना उचित नहीं है। और उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि मैं इस राज्य में तब आऊंगा जब आपका सत्ता को उखाड़ दूंगा, क्योंकि आपने हमारे स्वाभिमान को, हमारे सम्मान को चोट पहुंचाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि चाणक्य एक ऐसे विद्वान और महान व्यक्ति थे जिन्होंने राज सत्ता चलाने के लिए बहुत सारे नीतियों का मार्गदर्शन किया। और उन्होंने कहा कि मैं आपके राज्य से स्वयं निकल कर जाता हूं और मैं इस राज्य में तभी आऊंगा जब आपको इस गद्दी से उतार दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पंडित चाणक्य ने अपने उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वैसे सौजवान और विवेकशील व्यक्ति की तलाश में जा रहे थे, तो अचानक उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर नजर पड़ी, जहां वो एक साधारण व्यक्ति के रूप में कीड़ा कर रहे थे, खेल कर रहे थे, और खेलों में वे राजाओं की एक खेल नायक के रूप में काम कर रहे थे। पात्र जब वो नाटक कर रहे थे, वहां से उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ लिए और लेकर के उन्हें राजसी शिक्षा दे करके और उस नंद वंश का नाश करवा दी। जब नंद वंश के राजा घनानंद सत्ता से उतर गए तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के राज सिंहासन हुई और राजा बने। तो तमाम छोटे छोटे रियासतों को शामिल करके और एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का काम किए थे। आप जैसा जानते हैं कि सबसे बड़ा आक्रमणकारी सिकंदर जब भारत विश्व विजय के लिए वो निकला था, तो भारत में आकर के वही मगध साम्राज्य को वो नहीं जीत पाया और यहां से 325 के आसपास में यहां से लौट के चला गया था। और जब सिकंदर यहां से गए तो उनके मृत्यु के बाद फिर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उनके सेनापति सेल्यूकस भी विश्व विजेता बनने की चाह में भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की सेनाओं ने के भय से उन्होंने भी मगध को नहीं जीत पाए, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेनाओं ने उन्हें रोक दिया और उन्हें पराजित होने का उनका जो सपना था जीतने का, वो भंग हो गया। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट बने, उन्होंने मगध साम्राज्य की स्थापना ईरान तक करने का देखा और पूरे उनके राज्य में पूरा मगध चाइना से लेकर के और ईरान, अफगानिस्तान, ये सभी इलाका भारत के अंदर आता था। आप जानते हैं कि उस जमाने में जो मौर्य काल था उसमें एक समानतावादी और मानवतावादी विचारधाराएं थी, ना किसी आपसी किसी भी तरह का कोई भेदभाव था। वह एक खुशहाल और समानतावादी विचारधाराएं थी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि उस समय पूरे दुनिया को ज्ञान देने का जो स्थल था वो भारत था, और खास करके
हमारा मगध का जो सब इलाका था, यहाँ भी जो यूनिवर्सिटियां थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये पूरे दुनिया को ज्ञान देने का काम किया। वाकई में हमारा भारत विश्व गुरु था। जैसा कि आप जानते हैं कि चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए, और सबसे ज्यादा अगर कोई महान रूप से अपने काल में शासन करने का काम किया तो उसमें आता है अशोक का। अशोक के पिता बिंदुसार जो पूरे अपने मगध साम्राज्य को एक संपन्न साम्राज्य बनाने का काम किए थे, परंतु कालिंगा को वो जीत नहीं पाए। जब कालिंगा में को वो नहीं जीत पाए तो उनके पुत्र चक्रवर्ती अशोक जब सत्ता संभाले तो उन्होंने सबसे पहले कालिंगा पर आक्रमण किया, जो कालिंगा आज उड़ीसा के रूप में हम लोग जानते हैं। उस युद्ध में लाखों लोगों की हत्याएं हुई, लाखों लोग मारे गए, खून की नदियां बही। और जब चक्रवर्ती अशोक ने वो मंजर देखा तो उनके दिल में इतनी अपने आप को ग्लानि फील होने लगा कि वो जीत करके भी खुश नहीं थे। ये पहला राजा ऐसे थे जो युद्ध जीतने के बाद, कालिंगा को जीतने के बाद वो खुशी का इजहार नहीं कर रहे थे, क्योंकि इतने इंसान की उसमें निशंस हत्या हुई थी, जाने गई थी कि उस खून को देख करके उन्होंने हिंसा को छोड़ने का प्रतिज्ञा किया। और वो अशोक सम्राट पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने हिंसा से अलग होकर के और अहिंसा के मार्ग पर चल करके पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करने का काम किया, और भारत को वाकई में वो दर्जा उन्होंने दिलाए कि अहिंसा के बल पर उन्होंने मगध से लेकर के, चाइना से लेकर के और अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान आज हम भारत से अलग हो गया, वो तमाम इलाका यही उन्होंने अहिंसा का संदेश दिए। और इस तरह से मौर्य जो काल रहा वो आपसी भाईचारा, बंधुत्व का काल रहा, और लोगों में शिक्षा का जो विकास हुआ वे इस पूरे दुनिया को शिक्षा देने का काम किया। जैसा कि आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में सबसे पहले हमारे देश में स्थापित हुआ, और इसीलिए कहा जाता है कि भारत वाकई में विश्व गुरु था। जैसे जैसे हमारा देश की विकास की ओर बढ़ते गया और मगध साम्राज्य के राजाओं आते गए, और मौर्य काल में ही आप जानते हैं कि 184 बीसी में मौर्य के अंतिम जो शासक थे बृहद, जिनकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद ये जो राज स्थापित हुआ, उनके हत्या के प्राचीन इतिहास को देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि वाकई में भारत एक विश्व गुरु था और दुनिया को संदेश और रास्ता दिखाने का काम करता था।
इस तरह से आप देखेंगे कि प्राचीन काल में ही हमारे देश में एक नई विचारधारा इस एशिया महादेश के अंदर उभर करके सामने आया और उसका प्रभाव हमारे यहाँ भी पड़ा। इन लंबे अरसों तक भारत जो दुनिया के रास्ता दिखाने का काम करता था, आज उस काल में प्राचीन काल के उत्तरार्ध ईसा पूर्व से एक 1 ईसा के बाद आप देखिएगा कि वर्ष 184 BC के बाद जो भारत में शिक्षा का अभाव होना शुरू हुआ, हमारी यूनिवर्सिटियां जलाई गई, हमारे यूनिवर्सिटी ध्वस्त हो गया और यहाँ पर तरह तरह के शिक्षाओं से हमें रोक लगा दी गई। जो इतने वर्षों के बाद 1835 में आधुनिक काल में पहली बार शिक्षा के प्रावधान किए गए। इसमें बहुत सारे राजाओं ने हमारे देश को पर आक्रमण किया। इसी बीच आप देखते हैं कि 1000 ईस्वी के आसपास भी मोहम्मद गजनी का आक्रमण होता है और 1175 में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी के आने के बाद भारत में एक इस्लामिक व्यवस्थाएं कायम हुई और लोगों को और तालीम की बात शुरू हुई। लेकिन जो हमारा भारत का प्राचीन इतिहास रहा है, जो मौर्य काल का इतिहास रहा है, जिसने पूरे दुनिया को शिक्षा देने का काम रहा है, वाकई में वो हमारा गौरवशाली इतिहास है। और इतनी बड़ी इसका सेवा था कि आप मगध का वो साम्राज्य चाइना से और ईरान तक का वो एक बना हुआ था। सभी रियासतों को समेट करके हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस तरह से एक रियासत बना करके एक साम्राज्य स्थापित करके, इतना बड़ा साम्राज्य दुनिया का कोई नहीं था। तो वाकई में हमारा प्राचीन इतिहास जो है वो गौरवशाली रहा है और हर क्षेत्र में रहा है, सभ्यता के क्षेत्र में रहा है। लोकतंत्र की जब बात आती है तो वो हमारा मगध का जो साम्राज्य है, यहाँ पर सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे भारत का इतिहास एक बहुत बड़ा गौरवशाली है और दुनिया में विश्व गुरु बनने का काम जो है हमारा भारत उस समय किया है। आज हम अपने उस गौरवशाली इतिहास को जानें और समझें और एक दूसरे को बताने का काम करेंगे और साथ ही साथ अध्ययन करेंगे कि हमारा किस वजह से हमारे उस गौरवशाली भारत का इतिहास आज खत्म हुआ और आज हम प्रयास कर रहे हैं, जबकि हम दूसरे को देने वाले थे। आज हमारे यहाँ के बच्चे विदेशों में जाकर के तालीम हासिल करते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।